जब जोर जबरदस्ती शादियां होंगी तो फिर यही होगा कि वो हो सकता है वो लड़का मर्डर कर दे या लड़की मर्डर कर दे, या दहेज आपसे मांगा जा रहा है या शादी से पहले ही आपको दहेज मांगा है, तभी आपको इस पे एक्शन लेना है। पहली बात तो ऐसा डिसीजन ही नहीं लेना है कि जहां दहेज मांगा है वहाँ शादी नहीं करनी है। अगर आपने उसमें समझौता कर लिया, आपको भी पता है आपके ससुराल वाले कैसे हैं, तो आपको पहली बात तो समझौता करना ही नहीं है। पहली काउंसलिंग घर छोड़ने के बाद आपको कोई सपोर्ट नहीं है तो आप तुरंत ही ये केस डालिए। आप फाइनेंशियली अगर स्टेबल नहीं है तो कोई भी अत्याचार करेगा आप पे। मर्द को ये लगता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। आज मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट गरिमा सोनी जी हैं। आज हम उनके ऑफिस में हैं और उनसे बात करेंगे, जानेंगे उन तमाम सवालों के बारे में जो कानून महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन महिलाओं को अपने उस हक के बारे में यानी कि उस कानून के बारे में पता ही नहीं है। तो आज हमारे साथ में एडवोकेट जी हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कई सवालों के जवाब। तो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आर न्यूज नेटवर्क चैनल में। जी नमस्कार, आपके सभी व्यूवर्स को स्वागत है। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ससुराल में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अपना ससुराल की मारपीट झेल रही हैं, दहेज की जो ससुराल वाले मांग करते हैं उसको भी झेल रही हैं। ऐसी महिलाओं के लिए कौन कौन से कानून सुरक्षा प्रदान करता है? देखिए, मैं सबसे पहले महिलाओं से कहूँगी कि पहली बार में ही आपको विरोध अपना दिखाना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ समय बाद ये ठीक हो जाएगा, आज हुआ है कल शायद वो सुधर जाएगा या ससुराल वाले सुधर जाएंगे। ऐसा कुछ कभी नहीं होता है। मैं इतने केसेस देखती हूँ, अगर शुरू में ही ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं, मारपीट हो गई है या दहेज आपसे मांगा जा रहा है या शादी से पहले ही आपको दहेज मांगा है, तभी आपको इस पर एक्शन लेना है। पहली बात तो ऐसा डिसीजन ही नहीं लेना है कि जहाँ दहेज मांगा है वहाँ शादी नहीं करनी है। दूसरा ये है कि अगर ऐसा हो गया है, शादी हो गई है और उसके बाद आपके साथ प्रताड़ना हो रही है, तो सबसे पहले आपको एक पुलिस में कंप्लेन देनी है। पुलिस में आपको जाकर ये सारा चीज़ बताना है कि ऐसे ऐसे ये इतने दिनों से मेरे को परेशान कर रहे हैं और हमारी एफआईआर दर्ज की जाए। मैम, अगर ससुराल वाले मारपीट करके उस महिला को घर से निकाल देती है तो सबसे पहले महिला को क्या करना चाहिए? देखिए, वो घर से निकालने की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको घर से तो बिल्कुल भी नहीं निकलना है। कानूनी अगर लड़ाई लड़नी है तो आपको उस घर में ही रहकर लड़नी चाहिए, मेरा ये सजेशन रहेगा। क्योंकि जब आप घर से बाहर आ जाते हैं तो वो बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं, अपनी साइड उनकी साइड का आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा और आप भी घर से बेघर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप घर पे कब्जा रखिए, घर से ही कानूनी लड़ाई लड़िए। लेकिन मैम, अगर ऑलरेडी उनके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रही है तो वो एक महिला अकेली ससुराल में रहकर कैसे कानूनी कार्रवाई कर सकती है? अक्सर देखा जाता है कि मायके में जाती है लड़की, उसके बाद ही वो ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ केस कर पाती है। तो क्या ससुराल में रहकर लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? एक्चुअली सर, मेरा तो ये, मैं अपने क्लाइंट्स को तो यही सजेशन देती हूँ कि आप ससुराल में रहिए, अपनी बहन को बुला लीजिए, वहाँ अपने भाई को बुला लीजिए, जो भी आपके सपोर्ट में है आप उसको बुलाइए। ससुराल में रहकर ही आप लड़ाई लड़ सकते हो, ज़्यादा अच्छी। पीहर से तो आप लड़ोगे ही, जब आप पीहर जाना चाह रहे हो तो आप वहाँ से तो लड़ना ही है, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप ससुराल में रहकर ही ये लड़ाई लड़ें। अगर मैम, जो महिला है उसको अगर एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाना है लेकिन पुलिस का रवैया बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा भी देखा जाता है कई केसों में कि पुलिस वाले ऑलरेडी ससुराल वालों से मिले होती है या ससुराल वालों से पैसे ले रखते हैं, तो वो महिलाओं के खिलाफ ज़्यादा सख्त एक्शन नहीं ले पाते, सिर्फ मोटा मोटा दिखाने के लिए वो रवैया अपनाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, ये अक्सर देखा जाता है कि महिला गई है एफआईआर कराने, पुलिस ये दिखाती है कि हाँ हम आपकी एफआईआर कर लेंगे। और मैंने ज़्यादातर केसेस में देखा है कि हाँ, पुलिस पैसे लेकर या जो भी उनका रहता है तो वो लड़के की साइड भी हो जाती हैं और एफआईआर करने में देरी करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आपकी एफआईआर नहीं होगी, अगर आप पेशेंस रखते हैं तो एफआईआर होने का प्रावधान है। आप अगर एफआईआर कराने गई हैं तो एफआईआर तो होगी, हो सकता है उसमें टाइम लग जाए, पर एफआईआर होने का प्रावधान है, वो जरूरी है, वो करना ही पड़ेगा पुलिस को। वाले कितने टाइम में एक्शन ले लेना चाहिए अगर ऐसी कोई एफआईआर होती है, पीड़ित महिला अगर जाती है थाने में एफआईआर कराने, तो पुलिस को कितने टाइम में एक्शन ले लेना चाहिए? पुलिस को एक्चुअली जो ऑर्डर हैं प्रशासन की तरफ से, उसमें ये है कि आपको 3 बार काउंसलिंग दोनों की करनी है, हस्बैंड वाइफ की। जो भी मैटर है वो समझना है, अगर जेन्युइन मैटर है मारपीट का या दहेज का है तो फिर एफआईआर कर दीजिए।
अगर दोनों में तीन काउंसलिंग में अगर मैटर सुलझ जाता है या दोनों साथ रहने को तैयार हो जाते हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैम बहुत से केसों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में राजीनामा हो जाता है और लड़की ससुराल भी चली जाती है, लेकिन कुछ महीनों के बाद फिर से ससुराल वालों का वही रवैया अपनाया जाता है जो महिला के साथ में पिछले टाइम अपनाया गया। तो ऐसे में क्या काउंसलिंग पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? एक्चुअली काउंसलिंग तो एक प्रोसेस है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आपने उसमें समझौता कर लिया, आपको भी पता है आपके ससुराल वाले कैसे हैं, तो आपको पहली बात तो समझौता करना ही नहीं है। पहली काउंसलिंग में आपको पता है कि मुझे तो एफआईआर ही चाहिए, क्योंकि मैं इतने टाइम से इनको देख रही हूँ, ये नहीं, इनमें कोई सुधार हुआ। ऐसा एक काउंसलिंग में क्या हो जाएगा जो सुधार हो जाएगा? फिर भी आपका मन है कि नहीं, मेरे को परिवार बचाना है, ठीक है, पुलिस के दबाव में हम लोगों ने कर लिया है, शायद पुलिस के डर से ये मेरे को रख ले, ढंग से ठीक हो जाए, सारा माहौल ठीक हो जाए घर का। फिर भी आप इस तरह से करके अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आप घर आ जाती हैं ससुराल, तो आपको ये करना है कि अगर सेकंड वो नहीं मान रहे हैं कि फिर से वही चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा आगे, कि पहले मैंने एफआईआर के लिए कहा था, ये काउंसलिंग से मुझे घर लाए, फिर उसके बाद इन्होंने दोबारा ये सब चीज़ की है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा लड़की के लिए। मैम पीड़ित महिला ऑनलाइन अप्लाई अगर करना चाहे, कार्रवाई करना चाहे, तो उसके लिए क्या उसको ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की क्या प्रोसेस है? ऐसा है कि ऑनलाइन यूपी पोर्टल है हमारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। उन्होंने महिलाओं के लिए एक पोर्टल, महिलाओं क्या, वो सारी जितनी भी जन सुनवाई है वो उस पर आप डाल सकते हो। इसमें तुरंत सुनवाई होती है आपकी, और मुख्यमंत्री जी का खुद का पर्सनल स्टाफ इसको देखता है। अगर एक पीड़ित महिला अपने बच्चे के लिए पालन पोषण के लिए अगर भरपोषण की मांग करे, तो उसकी क्या प्रोसेस है, क्या कुछ करना चाहिए उसको? देखो, हमारे पास 125 सीआरपीसी है, जिसे गुजारा भत्ता का और मेंटेनेंस का केस कहा जाता है। उसमें आपको शुरू में ही, इंटरिम में ही आपको मेंटेनेंस मिलना शुरू हो जाती है। आपने केस डाला, उसके पहली या दूसरी सुनवाई में ही आपको मेंटेनेंस मिलेगी। मतलब वो इंटरिम मेंटेनेंस कही जाती है, कि जो खर्चे की रहती है, कि अभी शुरू में ही मैं अलग हो गई हूँ, तो अब मुझे खर्चा चाहिए, मुझे केस लड़ने के लिए खर्चा चाहिए, तो वो इंटरिम में ही शुरू हो जाता है। तो उसकी प्रोसेस स्टार्टिंग में थोड़ा हाँ, वो आपको 125 सीआरपीसी का केस आपको एडवोकेट के थ्रू डालना पड़ेगा। उसकी एक या दो सुनवाई में इंटरिम मेंटेनेंस आप पहले ले लीजिए। जो मेन मेंटेनेंस होगी, जो एक हमेशा के लिए जो रहेगी, वो बाद में डिसाइड होगी। उससे पहले आप एक इंटरिम ले लीजिए, वो ऑर्डर आपके काम आएगा, क्योंकि आपको तुरंत खर्चा चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए। घर छोड़ने के बाद आपको कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप तुरंत ही ये केस डालिए। अगर इसमें जैसे उसका पति है, अगर वो कुछ नहीं करता है, घर पे रहता है, तो ऐसे में उसको भत्ता मिलेगा? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप कुछ भी नहीं करते हो, आप 1 रुपया नहीं कमाते हो, तो आप भीख मांग कर ये मेंटेनेंस दीजिए, कैसे भी दीजिए, पर आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। अगर वो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं कमाता और वो नहीं देता है, ऑर्डर होने के बाद अगर वो नहीं देता है, तो ये क्रिमिनल प्रोसेस में आता है, उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है इसमें। मैम महिलाओं को निःशुल्क वकील मिल सकता है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि सरकारी वकील कुछ महिलाओं को मिल सकते हैं। उसके लिए एक एप्लीकेशन लगती है, तो लड़कियां चाहें तो वो सरकारी वकील कर सकती हैं। बाकी मैं भी हमेशा महिलाओं के लिए तैयार रहती हूँ। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, मैं हमेशा तैयार हूँ महिलाओं के लिए। सर, महिलाओं के लिए जो आजकल बहुत ससुराल में प्रताड़ित हो रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगी? क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो डरती रहती हैं समाज में बदनामी ना हो, इसके लिए अपने ससुराल में ही चुप रहती हैं, और वो धीरे धीरे करके उनका जो ससुराल वालों का जो प्रताड़ित है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो समाज के डर से वो लड़की अपने ससुराल में ही मतलब सहमी रहती है। ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहोगी? देखिए, मैं तो हाथ जोड़ के लड़कियों से कहूँगी, अपने पैरों पे खड़ी हो, फाइनेंशियली अपने पैरों पे खड़ी रहें। कभी किसी के बहकावे में ना आए कि नहीं ससुराल से ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, पैसे वाले घर में हम शादी कर लेंगे। जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है वो आपका हमेशा आपका ही रहेगा। आप फाइनेंशियली अगर स्टेबल नहीं है तो कोई भी अत्याचार करेगा आप पे, आपका परिवार में आपका पति आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कुछ भी करेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है और वो ये सब जो झेल रही हैं उनको? जिनकी शादी हो गई है वो भी पढ़ाई करें आगे, अपने आप को स्टेबल करें फाइनेंशियली। मैं तो यही कहूँगी, देखो मेरी सलाह यही है। बाकी अगर फिर भी प्रताड़ना आपकी हो रही है तो कोर्ट है, पुलिस है, हम लोग आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। मैम एक सवाल मेरा पुरुषों के लिए है कि आजकल ट्रेंडिंग में भी ये मुद्दा चल रहा है और काफ़ी देखने को भी मिल रहा है कि जिसे पुरुष प्रधान जिसे देश कहते हैं वहाँ पर पुरुष ही सुरक्षित नहीं है। लोगों में डर है कि लव मैरिज करे तो फ्रिज में मिलती है, अरेंज मैरिज करे तो ड्रम में मिलती है, और हनीमून पे जाए तो मर्डर करवा देती है बीबी। ऐसे में पुरुष को क्या सुरक्षा मिलनी चाहिए, इसके बारे में क्या कहना है? एक्चुअली मैं तो यही कहूँगी कि हमारा जो पुरुष प्रधान देश है,
उसमें क्या होता है, मर्द को ये लगता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो मर्द इसलिए चुप रहता है। अगर उसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, लोगों को लगता है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, आदमियों के लिए नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस का मतलब है कि आपके घर के अंदर आपके साथ जो भी हिंसा हो रही है, उसके थ्रू आप, डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू आप कोर्ट में जा सकते हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, कोई भी हो सकता है, सिर्फ महिलाएं नहीं है। लेकिन मर्द को लगता है कि यार मैं जाऊंगा तो मेरी कोर्ट में हंसी उड़ाएंगे, मेरे पड़ोसी हंसी उड़ाएंगे कि मेरे साथ प्रताड़ना हो रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो इसलिए कोर्ट में जाते ही नहीं है। लेकिन ये कानून उनके लिए भी उतना ही है। और दूसरी बात ये है कि जो ये शादियां हो रही है और ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, तो इसमें मुझे लगता है जहाँ तक है कि परिवार वालों का दोष है, जो ये शादियां बिना किसी इच्छा के करा देते हैं। तो ये तो, इसका तो कोई इलाज यही है कि वो अपनी इच्छा से शादियां करें। जब जोर जबरदस्ती शादियां होंगी तो फिर यही होगा कि वो, हो सकता है वो लड़का मर्डर कर दे या लड़की मर्डर कर दे। लेकिन मैम आजकल तो लिविंग में भी सुरक्षित नहीं है, वो तो अपनी लिव इन के लिए, हाँ, मैं लिव इन के लिए ये कहूंगी कि भाई लिव इन में आप जा रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ बनाया है आपके लिए कि लिव इन में आप जा रहे हो तो एक एग्रीमेंट करिए। आप दोनों पहले एग्रीमेंट किए कि हम किसी भी तरह से शादी के लिए बाउंड नहीं है, किसी गुजारे भत्ते के लिए बाउंड नहीं है, हमको एक दूसरे पे किसी भी प्रकार का दबाव, ब्लैकमेलिंग, ये सब नहीं करेंगे। तो वो लिव इन का एक एग्रीमेंट आप कोर्ट से बनवाइए और वो दोनों अपने पास रखिए। इसमें ये होगा कि वो आपको मर्डर वर्डर भी नहीं कर सकता, सबको पता होता है कि ये एग्रीमेंट हुआ है। इस तरह की चीज़ें भी नहीं होंगी, ब्लैकमेलिंग भी नहीं होगी। तो लड़कों के लिए तो खास मेरी ये सजेशन है कि लिव इन में जाने से पहले आप एक एग्रीमेंट बनाइए दोनों।